नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज LT गेट सोशल साइंस, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सहित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री टेस्ट सीरीज की यह 37वीं वीडियो है और इस वीडियो के सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आज का पहला प्रश्न है, मध्यपुरा पाषाणिक स्थल समनापुर का उत्खनन किया था। तो मध्यपुरा पाषाणिक स्थल समनापुर का उत्खनन जो है BN मिश्रा जी के द्वारा कराया गया था। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। समनापुर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और यह एक मध्यपुरा पाषाणिक स्थल है जो कि BN मिश्रा के द्वारा उत्खनित है। और मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित कुछ प्रश्न और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है कि मध्यपुरा पाषाण को जो फलक संस्कृत किसने कहा? मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृत। तो फलक संस्कृत का संबंध किससे है? तो मध्यपुरा पाषाण काल से। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। HD संकालिया ने मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृत कहा और अमलानंद घोष HD संकालिया और अमलानंद घोष के द्वारा जो है मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृत के नाम से संबोधित किया गया है। कभी कभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित प्रमुख उपकरण कौन है? तो खुरचनी और बेधक। खुरचनी और बेधक जो है तो इसके मध्यपुरा पाषाणिक महत्वपूर्ण उपकरण है और इसलिए इसको जो खुरचनी और बेधक संस्कृत भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। खुरचनी और बेधक संस्कृत किसे कहा जाता है? तो खुरचनी और बेधक संस्कृत जो है मध्यपुरा पाषाणिक संस्कृत को कहा जाता है। मुस्तुरियन संस्कृत का संबंध किससे है? तो मुस्तुरियन संस्कृत का संबंध भी जो है आपका मध्यपुरा पाषाण काल से है। एक प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि वह कौन सा स्थल है, मध्यपुरा पाषाणिक स्थल है जिसको मध्यपुरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल कहा जाता है। मध्यपुरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल। तो मध्यपुरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल नेवासा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नेवासा को कहा जाता है। और इसको जो है KD बनर्जी हैं। KD बनर्जी एक विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, KD बनर्जी। तो KD बनर्जी ने नेवासा को क्या कहा? नेवासियन संस्कृत कहा है। नेवासा से संबंधित होने के कारण मध्यपुरा पाषाण काल को नेवासियन संस्कृत कहा है। और एक प्रश्न पूछा जाता है, संघाओ की गुफा का संबंध किस काल से है? संघाओ की गुफा का संबंध। तो संघाओ की गुफा का संबंध किससे है? मध्यपुरा पाषाण काल से है। और वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर में संघाओ की गुफा है। कहाँ पे है? पेशावर में। और लूनी उद्योग का संबंध पूछा जाता है कि लूनी उद्योग का संबंध किस काल से है? लूनी उद्योग। तो लूनी उद्योग का संबंध भी मध्यपुरा पाषाण काल से। तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर है समनापुर का उत्खनन BN मिश्रा के द्वारा कराया गया था। विकल्प भी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, पद्मगुप्त ने अपने ग्रंथ नवशासांक चरित्र में परमाणु की उत्पत्ति किस स्थान से बताया है? तो नवशासांक चरित्र में पद्मगुप्त ने परमाणु की उत्पत्ति जो है कहां से बताया है? अर्बुदाचल से बताया। विकल्प हमारा सही आंसर है। अर्बुदाचल को ही आबू पर्वत के नाम से जाना जाता है। आबू पर्वत के नाम से जाना जाता है। और जो आपका परमान राजवंश है इसकी उत्पत्ति भी जो है वशिष्ठ के अग्निकुंड के सिद्धांत से हुई है। राजपूतों की उत्पत्ति का जो अग्निकुंड का सिद्धांत है उससे इसकी उत्पत्ति मानी गई है। और पद्मगुप्त के नवशासांक चरित्र में भी
इसका उल्लेख मिलता है। परमार शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए कि परमार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो परमार शब्द का शाब्दिक अर्थ है शत्रुओं को मारने वाला, शत्रुओं को मारने वाला। और एक कथा है, कथा इसमें जो आपके नवशासांक चरित्र में है कि ऋषि वशिष्ठ जो है इक्ष्वाकु वंश के पुरोहित थे। उनकी कामधेनु नाम की एक गाय थी जिसको विश्वामित्र के द्वारा चुरा लिया गया था, और वशिष्ठ ने जो है गाय प्राप्त करने के लिए आबू पर्वत पर, कहाँ पे, यही अर्बुदाचल पर्वत या आबू पर्वत जो है आपका, यहीं पे उन्होंने एक क्या किया था, यज्ञ का आयोजन किया था। और जब उन्होंने अग्नि में आहूत डाली, यज्ञ के अग्नि में आहूत डाली, तो उससे एक बहुत आदमकाय जो है, आदम कद का धनुर्धर वीर उत्पन्न हुआ। और उसने क्या किया, उसने विश्वामित्र को परास्त करके गाय प्राप्त किया और वशिष्ठ जी को सौंप दिया। और वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर उसका नाम परमार रख दिया। उसका नाम क्या रखा, उस योद्धा का नाम परमार रखा। परमार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शत्रुओं को मारने वाला। और इस कथा की जो है अन्य जगहों, कुछ ग्रंथों में भी, अन्य ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। जैसे तिलक मंजरी एक रचना है, तिलक मंजरी जो धनपाल की रचना है, तिलक मंजरी धनपाल की रचना है, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। और एक ग्रंथ है पिंगल सूत्र वृत्ति, पिंगल सूत्र वृत्ति, पिंगल सूत्र वृत्ति जो है यह हलायुध की रचना है। किसकी है, यह हलायुध की रचना, इसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। और परमारों को जो है ब्रह्म छत्र कुलीन बताया गया है, ब्रह्म छत्र कुलीन बताया गया है। और प्रबंध चिंतामणि में भी जो गुजरात के चालुक्यों के साथ इनके जो है संबंधों की चर्चा की गई है। कभी कभी जो है इसका वो संस्थापक पूछा जाता है, परमार वंश की स्थापना की किसने किया था, तो उपेंद्र के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, उपेंद्र। इसका एक नाम था कृष्णराज, उपेंद्र अथवा कृष्णराज के द्वारा किया गया था। इसकी राजधानी का उल्लेख पूछा जाता है तो इसकी राजधानी धारा थी। और वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है तो वास्तविक संस्थापक था हर्ष अथवा स्वीयक द्वितीय, हर्ष अथवा स्वीयक द्वितीय। तो ये जो है आपका परमार वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य था। अगला प्रश्न है, मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा का उत्खनन कब किया, तो मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा का उत्खनन जो है कब किया था, 1946 में किया था। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। मार्टिमर व्हीलर के द्वारा 1946 में हड़प्पा का उत्खनन किया गया। प्रश्न पूछा जाता है हड़प्पा की खोज कब हुई थी, तो हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। किसने, और इसका खोजकर्ता कौन था, तो दयाराम साहनी थे। हड़प्पा की खोज किसने किया था 1921 में, दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा का उत्खनन कब हुआ, तो हड़प्पा का उत्खनन जो है दयाराम साहनी के ही नेतृत्व में, दयाराम साहनी के नेतृत्व में और मार्शल के निर्देशन में, दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1923 से लेकर 1925 तक, 1923-24 और 1925 तक, तो 23 से 25 मान लीजिए, 1923 से लेकर 1925 तक इसका उत्खनन किया हुआ था। इसके बाद जो माधव स्वरूप वत्स हैं, माधव स्वरूप वत्स ने जो है 1926-27 में इसका उत्खनन कराया था, 1926-27 में इसका उत्खनन करवाया था। बाद में जो है जॉर्ज डेल्स का नाम भी आप लोगों ने सुना है, जॉर्ज डेल्स। तो जॉर्ज डेल्स ने जो है 1964-65 में इसका उत्खनन कराया था। कब कराया था, 1964-65 में जॉर्ज डेल्स ने इसका उत्खनन करवाया था। और केन्योर और मीडो ने इसका उत्खनन जो है 1986 से लेकर 96 तक कराया था। ये जो हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य था कि उसका उत्खनन कब किसके द्वारा करवाया गया। एक प्रश्न पूछा जाता है हड़प्पा के टीले का सबसे पहला उल्लेख किसने किया था, तो हड़प्पा के टीले का उल्लेख सबसे पहले चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था, चार्ल्स मैसन के द्वारा।
चार्ल्स मैसन के द्वारा हड़प्पा के टीले का सबसे पहला उल्लेख कब किया गया था, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 1826 ईस्वी में किया था उसने। इसके बाद यह भी प्रश्न पूछा जाता कि कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण कब किया। कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण कब किया, तो पहली बार 1853 में यहाँ के टीलों का उन्होंने सर्वेक्षण किया था। उसके बाद 1873 में हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण किया था। हड़प्पा कहाँ पे है, तो हड़प्पा जो है वर्तमान पाकिस्तान के मांटगोमरी, जिसको साहिवाल भी कहा जाता है, तो साहिवाल जिले में साहिवाल जिले में रावी नदी, जिसका प्राचीन नाम क्या था, परुष्णी, रावी नदी के बाएं तट पर, यह भी पूछा जाता किस तट पर है, तो बाएं तट पर अवस्थित है। और इसको कभी कभी तोरण का नगर भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता तोरण का नगर किस हड़प्पन स्थल को कहा जाता है, तो तोरण का नगर किसको कहा जाता है, हड़प्पा को कहा जाता है। अर्ध औद्योगिक नगर किसको कहा जाता है, तो अर्ध औद्योगिक नगर किसे, हड़प्पा को कहा जाता है। रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य पूछा जाता है। रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से, तो रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य आपका हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ। सूती तो मुहा से हो जाएगी, मोहनजोदड़ो से है। श्रमिक आवास के साक्ष्य पूछा जाता है, तो ये सब तो इजी क्वेश्चन है। श्रमिक आवास के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। 18 वृत्ताकार चबूतरे, अनाज कूटने के लिए 18 वृत्ताकार चबूतरे का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो भी आपका हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ। माउंट एफ, तो माउंट एफ कहाँ से प्राप्त हुआ, हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। और श्रमिक आवास के साक्ष्य और जो 18 वृत्ताकार चबूतरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये आपके माउंट एफ से ही संबंधित है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। कब्रिस्तान R37 पूछा जाता है, तो यह भी जो है आपका हड़प्पा से संबंधित है। देवदार की लकड़ी निर्मित जो 100 काष्ठ पेटिका कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो भी आपके जो हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। हड़प्पा में सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी प्रचलित थी, तो गठिया बीमारी सबसे ज़्यादा वहाँ पे हड़प्पा में प्रचलित हुई है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रसव के दौरान महिला की मृत्यु के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो प्रसव के दौरान महिला के मृत्यु के साक्ष्य जो हड़प्पा से प्राप्त होते हैं, जिसमें उसके बच्चे के नवजात शिशु के साथ उसका शव प्राप्त हुआ है। प्रसाधन पात्र की प्राप्ति कहाँ से हुई, तो हड़प्पा से हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सामवेद की शाखा नहीं है, तो सामवेद की शाखा नहीं है पूछा जा रहा है। तो सामवेद की शाखा आपकी है, कौथुम है, राणायनी है, जैमिनी है। कौन कौन सी है, कौथुम है, राणायनी है और जैमिनी है। शौनक जो है आपकी सामवेद की शाखा नहीं है, बल्कि जो है पिप्पलाद और शौनक, पिप्पलाद एवं शौनक किसकी शाखा है, यह जो है अथर्ववेद से संबंधित शाखा है। कभी कभी यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौथुम शाखा कहाँ प्रचलित है, तो यह गुजरात से संबंधित है कौथुम। ठीक है। जैमिनी, तो जैमिनी कर्नाटक से है। जैमिनी कहाँ से संबंधित है, कर्नाटक में प्रचलित है। राणायनी, तो राणायनी महाराष्ट्र में है, राणायनी महाराष्ट्र में है। और जो पतंजल का महाभाष्य है, उसमें सामवेद की कुल 1000 शाखाओं का उल्लेख हुआ। 1000 शाखाओं का उल्लेख हुआ। सबसे प्रचलित शाखा सामवेद की कौन सी है, वह आपकी कौथुम है। कौन सी है, कौथुम है। तो हमारा प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, शौनक। अगला प्रश्न है, भारत में शैलचित्रों की प्रथम खोज हुई थी, तो भारत में शैलचित्रों की जो सबसे पहली खोज कहाँ पे हुई थी, कैमूर में हुई थी। कैमूर में सबसे पहले जो है शैलचित्रों की खोज हुई थी। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। कहाँ पे हैं कैमूर की पहाड़ियाँ, कहाँ है, तो कैमूर की पहाड़ियाँ जो है यह आपके जो विंध्य पर्वत है, विंध्य क्षेत्र है, तो विंध्य क्षेत्र से ही जो है कैमूर की पहाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। कैमूर की पहाड़ियों में एक गुफा है जिसको सोहागी घाट बोलते हैं। सोहागी घाट, अगर कैमूर की पहाड़ियाँ नहीं देकर सोहागी घाट दिया हो, तो सोहागी घाट उसका सही आंसर होगा। तो कैमूर के
पहाड़ियों में सोहागी घाट से जो है विश्व का प्रथम शैल गुहा चित्र प्राप्त हुआ है। ये भारत में कहिए या विश्व में, तो सब में जो है पहला शैल चित्र शैल चित्र है। और भारत जो इसमें सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे ही कुछ है कि भारत में शैल चित्रों की प्रथम खोज किसके द्वारा की गई थी, या प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा, तो कार्लाइल और काकवर्ण, कार्लाइल के द्वारा, कार्लाइल और काकवर्ण के द्वारा जो है सबसे पहले शैल चित्रों की खोज की गई। तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर है विकल्प ए कैमूर। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य में किन दक्षिण भारतीय राजवंशों के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है, तो संगम साहित्य में कुल 3 प्रसिद्ध राजवंश थे जिनके नाम है चोल, चेर और पांड्य। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो चोल, चेर और पांड्य। और तो सबसे इसमें देखा जाए जो चोल वंश है आपका, चोल वंश, तो चोल वंश का जो प्रारंभिक उल्लेख एक प्रश्न पूछा जाता है कि चोल वंश का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, तो चोल वंश का प्रारंभिक उल्लेख होता है वार्तिक में। वार्तिक एक ग्रंथ है जो कि कात्यायन की रचना है। किसके? कात्यायन की। तो कात्यायन कृत वार्तिक में चोलों का पहला उल्लेख मिलता है। चोल राज पूछा जाता किन नदियों के संगम पर बसा था, तो चोल राज पेन्नार और बेल्लार, पेन्नार और बेल्लार नदियों के मध्य में स्थित था। और इसकी प्रारंभिक राजधानी पूछी जाती, चोलों की प्रारंभिक राजधानी, तो चोलों की जो प्रारंभिक राजधानी थी उत्तरी मनलूर, उत्तरी मनलूर। बाद में उत्तरी मनलूर के बाद इसकी राजधानी परिवर्तित होकर उरैयूर में बनी, और उरैयूर के बाद तंजौर। ये 3 राजधानियां चोलों से संबंधित हैं। सबसे पहले उत्तरी मनलूर, फिर उरैयूर और फिर तंजौर। इसके बाद प्रथम ऐतिहासिक शासक भी चोलों का पूछा जाता है कि चोल वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन था। प्रथम ऐतिहासिक शासक है इलनजेतचिन, इलनजेतचिन। सबसे प्रसिद्ध शासक पूछा जाए, सबसे महत्वपूर्ण, तो करिकाल का नाम आता है। इन सब पे बाद में विस्तृत चर्चा की जाएगी। और करिकाल से संबंधित एक नगर पूछा जाता है जिसकी उसने स्थापना की थी, तो पुहार की स्थापना उसने की थी। चोल के बाद आपका आ रहा चेर। तो चेर वंश जो है इसका भी पूछा जाता है कि चोल शब्द का, चेर शब्द का सबसे पहला उल्लेख कहाँ हुआ है। जैसे चोल शब्द का पहला उल्लेख हुआ है वार्तिक में, उसी प्रकार से चेर शब्द का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में, जो कि ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में चेरों का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। और संगम, एक बार प्रश्न पूछा जाता है संगम साहित्य में सर्वाधिक वर्णित एवं सर्वाधिक प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, तो वो भी आपका चेर राजवंश है। इसकी राजधानी पूछी जाती है, तो इसकी राजधानी जो है कहाँ थी, वांजी थी। बाद में तोंडी इसकी राजधानी हो गई। वांजी के बाद इसकी राजधानी हो गई, या द्वितीय राजधानी आप कह सकते हो, तोंडी है। तो प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन था चेर राजवंश का, तो चेर वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक जो है बुडियन-जेरल था। बुडियन-जेरल ये आपका प्रथम ऐतिहासिक शासक था। कौन? उदयन-चेरल। उदयन-चेरल जो है प्रथम ऐतिहासिक शासक था। और इसको महाभोज उदयन-चेरल भी कहा जाता है। इसका नाम जो है महाभोज उदयन-चेरल इसलिए कहा जाता है कि महाभारत का जब युद्ध हुआ था, तो महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को उसने भोजन कराया था। और सबसे प्रसिद्ध शासक सेनगुट्टवन था। सबसे प्रसिद्ध शासक सेनगुट्टवन था। हाँ, कभी कभी पूछा जाता है ना, जैसे है कि चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था या शाही प्रतीक क्या था, तो चोलों का शाही प्रतीक क्या था, चोलों का शाही प्रतीक था बाघ। क्या था? बाघ। चेरों का भी प्रतीक पूछा जाता है, तो चेरों का था धनुष। और पांड्यों का भी पूछा जाता, तो पांड्यों का था मछली। ठीक है, बाघ, धनुष और मछली। इसके बाद आपका लास्ट में है पांड्य। तो पांड्य राजवंश सबसे पहला उल्लेख इसका कहाँ पे हुआ है,
जैसे चोल का हो गया आपका वार्तिक में, चेर का ऐतरेय ब्राह्मण में, उसी प्रकार से पांड्य राजवंश का सबसे पहला उल्लेख जो है कहाँ मिलता है? अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की। अष्टाध्यायी में इसका उल्लेख मिलता है। और इसका प्रारंभिक राजधानी पूछा जाता है, पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी, तो पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी थी कोरकई। कहाँ थी? कोरकई, बाद में मदुरई बन गई। अच्छा, इसके बाद जो है पूछा जाता है किन नदियों के मध्य या तट पर अवस्थित था? तो ताम्रपर्णी और वैगाई, ताम्रपर्णी और वैगाई नदियों के मध्य जो है यह राज्य स्थित था। और प्रमुख शासक पूछा जाए तो नेडियोन और नेडुनजेलियन इसके प्रमुख शासक थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे दिया गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कुछ लेखकों के नाम है और उनसे संबंधित जो है इसमें रचनाओं से संबंधित रचनाओं के नाम है। तो पहला विकल्प है भारुच। तो भारुच की से संबंधित स्मृत चंद्रिका, तो स्मृत चंद्रिका जो है भारुच की रचना नहीं है, बल्कि स्मृत चंद्रिका देवण भट्ट की रचना है। किसकी है? देवण भट्ट की रचना। इस पर चर्चा हुई है पहले की वीडियो में। तो ये पहला विकल्प तो गलत है हमारा, और हमारा सही आंसर भी यही होगा। विकल्प बी हरदत्त गौतम मिताक्षरा, तो गौतम मिताक्षरा हरदत्त की रचना, यह सही है। विकल्प सी है विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, तो मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की रचना, यह भी सही है। विकल्प डी है हेमाद्रि चतुर्वर्ग चिंतामण, तो चतुर्वर्ग चिंतामण हेमाद्रि की रचना, यह भी सही है। तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर है भारुच स्मृत चंद्रिका। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के निम्न केंद्रों को उनके उत्खननकर्ताओं के नामों से सुमेलित करें। तो यहाँ पे हमें सुमेलित करना है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल दिए गए हैं और उसके उत्खननकर्ता के नाम दिए गए हैं। तो विकल्प ए है लोथल, तो लोथल का उत्खनन किसके द्वारा कराया गया था? तो लोथल का उत्खनन एस.आर. राव के द्वारा कराया गया था। तो विकल्प 4 सही है। तो पहला हो गया 4। इसके बाद रोपण, तो रोपण का उत्खनन वाई.डी. शर्मा के द्वारा कराया गया था, तो 3 हो जाएगा। इसके बाद बनावली, तो बनावली का उत्खनन किसने कराया था? बनावली का उत्खनन कराया था आर.एस. बिष्ट ने, तो 1 हो जाएगा। और सुरकोटता का जे.पी. जोशी ने कराया था, 2 हो जाएगा। 4 3 1 2 हमारा सही आंसर है। 4 3 1 2 विकल्प बी हमारा सही आंसर होगा। विकल्प बी। लोथल के विषय में इसके पहले की वीडियो में खूब चर्चा हुई है। और दूसरा है आपका रोपण, तो रोपण से संबंधित थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। रोपण जो है वह पहला ऐसा स्थल है जिसके जो स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा स्थल है या पहला ऐसा हड़प्पन स्थल है जिसकी खोज हुई है। मतलब स्वतंत्रता के प्राप्त के बाद पहला अगर कोई स्थल खोजा गया है तो वह रोपण है। रोपण कहाँ पे है? रोपण पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब में है। किस नदी के तट पर है? तो सतलज नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? सतलज नदी के तट पर है। और यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है, मानव के साथ या मालिक के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य तो रोपण से मिला। इसको आधुनिक समय में रूपनगर के नाम से जानते हैं। मालिक के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ। इसके बाद बनावली है, तो बनावली का उत्खनन मैंने अभी आपको बनाया कि रविंद्र सिंह बिष्ट या आर.एस. बिष्ट के द्वारा कराया गया था। इसका उत्खनन कराया गया था 1973 में। 1973 पे। हाँ, कभी कभी रोपण का उत्खनन करता है तो रोपण का वाई.डी. शर्मा हो गया। कब हुआ था? 1953 से लेकर 1953 से 55 तक। यज्ञदत्त वाई.डी. मतलब यज्ञदत्त शर्मा। तो बनावली का उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट 1973 में इसका उत्खनन जो है रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा कराया गया था। कहाँ पे है? तो हरियाणा के हिसार जिले में है। कहाँ पे? हरियाणा के हिसार जिले में है। नदी पूछा जाए तो रंगोई नदी के तट पर है। रंगोई नदी के तट पर बनावली स्थित है। और बनावली जिस प्रकार से कालीबंगा से प्राक विकसित और उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य प्राप्त हुए, उसी प्रकार से बनावली से भी प्राक विकसित और उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहाँ की जो सड़कें हैं तारांकित सड़कें पूछा जाता है।
किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? तारांकित या स्टार शेप्ड इसको बोलेंगे इंग्लिश में, तारांकित या स्टार शेप्ड सड़कें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो अब बनावली से ही प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई है? बनावली से प्राप्त हुई हैं। और यहाँ पे पूछा जाता है कहाँ से विकसित जल प्रणाली का अभाव मिलता है, जो कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख लक्षण था। तो विकसित जल प्रणाली का अभाव हमें बनावली से मिलता है। समृद्ध या धनाढ्य व्यापारियों का नगर किसको कहा जाता है? तो समृद्ध लोगों का नगर या धनाढ्य व्यापारियों का नगर, ये सब जो है बनावली को ही कहा जाता है। यहाँ से धावन पात्र के भी साक्ष, धावन पात्र मतलब वाश बेसिन के साक्ष्य भी बनावली से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। मिट्टी के हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? बनावली से। आरा युक्त मृतपहिया कहाँ से प्राप्त हुई? बनावली से। खिलौना के रूप में हल कहाँ से प्राप्त हुआ? बनावली से। इसके बाद आपका है सुरकोटदा। तो सुरकोटदा जो है, सुरकोटदा जेपी जोशी या जगपत जोशी के द्वारा खोजा गया 1964 ईस्वी में, एक महत्वपूर्ण स्थल है। और यहाँ से भी क्या प्राप्त हुआ था ये देख लीजिए। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई, जो कि महत्वपूर्ण है। घोड़े की अस्थियां और किसी सैन्य स्थल से नहीं प्राप्त हुई हैं। और 4 कलश समाधान प्राप्त हुए, 4 कलश समाधान यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर 4, 3, 1 विकल्प बी। अगला प्रश्न है, भूकंप के प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले? तो भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से मिला। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। कहाँ से? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा जो है राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। और इसकी खोज जो है कब हुई थी? 1952 में। कब हुई थी? 1952 में। किसने किया था? अमलानंद घोष ने। किसके ने किया था? अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और उत्खननकर्ता इसके जो है 1961 में इसका उत्खनन प्रारंभ हुआ था। वी लाल, ब्रिजवासी लाल, वी लाल और बी के थापड़ के द्वारा इसका उत्खनन कार्य हुआ था 1961 में। और बी लाल ने इसको हड़प्पा सभ्यता की तीसरी नगर, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। और रोपण के बाद जो है यह दूसरा स्थल था स्वतंत्र भारत का, जिसकी जहाँ पे उत्खनन हुआ था। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि दीनहीन बस्ती किसे कहा जाता है? दीनहीन बस्ती। तो दीनहीन बस्ती हड़प्पा को कालीबंगा को कहा जाता है। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, लक्ष्मीधर ने कृत्यकल्पतरु में नैष्ठिक ब्रह्मचारी का उल्लेख किया है। यह नैष्ठिक ब्रह्मचारी कौन था? तो पहले के समय में जो ब्रह्मचारी होते थे, जो विद्यार्थी होते थे, उनके 2 वर्ग होते थे, मुख्य रूप से 2 होते थे। एक आपका नैष्ठिक होता था, दूसरा होता था उपकुर्वाण। नैष्ठिक और उपकुर्वाण। तो जो आपका नैष्ठिक होता था ऐसा विद्यार्थी जो जीवन पर्यंत छात्र जीवन व्यतीत करता था। जीवन पर्यंत छात्र जीवन व्यतीत करता था। तो इसमें जीवन पर्यंत छात्र, विकल्प सी हमारा सही आंसर होगा। इसको महाव्रतधारी भी कहा जाता था। महाव्रतधारी। नैष्ठिक कौन सा होता था? जो जीवन पर्यंत छात्र जीवन व्यतीत करता था। ठीक। और दूसरा आपका जो था उपकुर्वाण। तो उपकुर्वाण क्या करता है? जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती तो गुरु दक्षिणा देकर घर वापस चला जाता। तो गुरु दक्षिणा देकर घर वापस जाने वाले विद्यार्थी को उपकुर्वाण कहा जाता है। एक बार और लिख दे रहा हूं, उपकुर्वाण। और एक और तीसरा वर्ग भी मिलता था जिसको तीर्थकाक कहा जाता था। तीर्थकाक ऐसे विद्यार्थियों को कहा जाता था जो एक आचार्य का परित्याग करके दूसरे आचार्य के पास शिक्षा लेने के लिए चले जाते थे, उनको तीर्थकाक कहा जाता था। तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर है विकल्प सी, छात्र, जीवन पर्यंत छात्र। अगला है, किस वेद में सभा समिति को प्रजापति की युग्मज दुहिताएं कहा गया? तो युग्मज दुहिताएं प्रजापति की सभा और समिति को अथर्ववेद में कहा गया है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद से संबंधित है? तो अथर्ववेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको हम गोपथ के नाम से जानते हैं। विकल्प हमारा सही आंसर है। ऐतरेय ऋग्वेद से संबंधित है।
ऐतरेय ऋग्वेद से, शतपथ यजुर्वेद से, पंचविंश सामवेद से, पंचविंश सामवेद से है। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा की। सभी प्रश्न गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 एंशिएंट हिस्ट्री में पूछे गए प्रश्न हैं और आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपके कोई सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।